Hi all. So, how are you? I hope all will be fine with you all. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. वेरी गुड. पहला टॉपिक हम लोगों ने टीजीटी का ख़त्म कर लिया है और ख़त्म ही नहीं किया है, बड़े अच्छे से ख़त्म किया है. और दूसरा टॉपिक का हिंट आपको पीछे ना बोर्ड पे दिख रहा है. गेस कर सकते हैं बेटा कि क्या हम लोग करने वाले हैं. आप देखें, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर टुडे. तो आज हम लोग करने वाले हैं दूसरे टॉपिक का प्रारंभ. दूसरा टॉपिक नंबर 2. टॉपिक 2 फिजिकल ज्योग्राफी का था. सिलेबस डिस्कशन किया है मैंने विस्तार से. स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना, या यूं कहें पृथ्वी की आंतरिक संरचना. पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहते हैं हम लोग ना. ठीक है. तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना त्रिस्तरीय होती है. त्रिस्तरीय होती है. इस बात का पता कैसे लगा ये हम आपको बताने वाले हैं. ठीक है. अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय भाग का औसत तापक्रम, ठीक है, बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है बेटा, बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे टेम्परेचर जो यहाँ का है ना केंद्रीय भाग का, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है. इस पर एक प्रश्न आया हुआ है, वो प्रश्न मैं अभी तुरंत लिखने वाला हूँ. साथ साथ हम लोग प्रश्न भी करेंगे. तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप देख रहे हो ना बेटा, 3 स्तर इसके स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रहे हैं ना. डिड यू नोटिस? ये आपको दिख रहा है ना. देखिए, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 एंड दिस इज लेयर नंबर 3. त्रिस्तरीय संरचना है. ठीक है. इसको बोलते हैं परपटी. परपटी इसको बोलते हैं प्रवार और इसको बोलते हैं क्रोड. और सब में लगता है भू. ठीक है. तो भू कॉमन है. भू परपटी, भू प्रवार, भू क्रोड. ठीक है. एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, द अर्थ्स इंटरनल इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर. उसमें 3 लेयर हैं. द फर्स्ट लेयर इज crust, so this is what is crust. Then the second layer is mantle and the third layer is what? The third layer is core, right? And now how we came to know about it, that earth from inside is a 3 layered structure. We are going to learn this today. In turns we are going to learn what? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ना. ये आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है त्रिस्तरीय है. और त्रिस्तरीय है इस बात की जानकारी हमें कैसे लगी, तो ये आज हमारा टॉपिक है, विषय है अध्ययन का. तो सबसे पहले आप देखो बेटा, अभी आपने क्या देखा यहाँ पे. एक एमसीक्यू मैं यहाँ से बना रहा हूँ. दिस इज फर्स्ट एमसीक्यू. तो पृथ्वी के आंतरिक भाग, आंतरिक भाग से तात्पर्य है क्रोड. मैं स्पेसिफाई कर दूँ, क्रोड का तापक्रम लगभग है. What is the approximate temperature of the core of the earth? A 1000 degree Celsius, B 2000
डिग्री सेल्सियस, सी 3000 डिग्री सेल्सियस, डी 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कई एग्जाम्स में पूछा हुआ अभी प्रश्न है, तो इसको देखना है आपको। फाइन। तो मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हो एकदम चैट पे आ जाओ तो बेटा। ओके, सो बी ऑन चैट। यस विकी, वेरी गुड, यू ऑलवेज कीप ऑन आंसरिंग। ठीक है, वेरी गुड। और भी लोग जो हैं साथ में, सबको आंसर करना चाहिए। गुड गुड। सो एवरेज टेम्परेचर, ये वाला प्रश्न है। एक और प्रश्न दे रहा हूँ अभी आपको बेटा। यू हैव टू डू अनदर क्वेश्चन। शुरुआत ही मैं प्रश्न से करता हूँ ताकि आपके पास कुछ आइडिया शुरू में ही हो जाए कि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं इस विषय के। ठीक है, नाउ दिस इज रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑन द सरफेस। यहाँ पे टेम्परेचर कम है, सतह और वायुमंडल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का औसत तापक्रम कितना है? ए 12 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 27 डिग्री सेल्सियस। तो बाह्य भाग का तापक्रम और आंतरिक भाग का तापक्रम ये दोनों आपको आना चाहिए। तो बाह्य भाग का तापक्रम इनमें से चुनना है आपको। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा है, तो ये तो एक स्टार क्वेश्चन है। और यहाँ का उत्तर बिल्कुल ठीक आपने किया है। यस, वेल डन बेटा। तो फर्स्ट इज डी। पृथ्वी के केंद्रीय भाग का तापक्रम जो औसत तापक्रम है या लगभग तापक्रम आप बताएं, तो वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सूर्य के बाह्यमंडल के तापक्रम के बराबर है। सूर्य के बाह्यमंडल के तापक्रम के बराबर है ना बेटा। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द आउटर लेयर टेम्परेचर ऑफ सन, आउटर स्फीयर्स टेम्परेचर ऑफ सन। गुड, बहुत बढ़िया। तो पहले प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया भाई। विकी जी, पूनम जी, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। द फर्स्ट आंसर कितना होगा? तो देखिए बेटा, इसका जो आंसर होता है, सही आंसर मैं बताऊं, सो दिस इज द करेक्ट आंसर बी, 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल को मिलाकर जो औसत तापक्रम है वह होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और तापक्रम आपको याद रखना चाहिए बेटा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए दो बात आपको जानना चाहिए। ये रूम टेम्परेचर इसको बोलते हैं, रूम टेम्परेचर, कमरे का तापक्रम। ये साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, रूम टेम्परेचर। ये सेंटीग्रेड में है। केल्विन में इसका, केल्विन मान इसका कितना होगा? केल्विन मान इसका कितना होगा? ये सब साइंस का पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। सो रूम टेम्परेचर किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जब हम लोग लेते हैं तो उससे 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। कुछ बात तापक्रम से संबंधित हम कर देते हैं, ये साइंस का है, लेकिन मेरे से पढ़ने से आपको
थोड़ा सा बेनिफिट है कि साथ में हम लोग अन्य महत्वपूर्ण बात भी सीखते चलते हैं। ठीक है, सो 3-4 प्रश्न तापक्रम से संबंधित अभी हम लोग कर रहे हैं। तो केंद्रीय भाग ये स्पष्ट हो गया सबको। पृथ्वी का औसत सतह और इसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये जो 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम है ये बड़ा महत्वपूर्ण तापक्रम है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो 27 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वन। ओके, सो देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बारे में आप एकदम से थोड़ा सा नोटशीट अपना तैयार कर लीजिए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आप इसमें 273 जोड़ दीजिएगा तो ये केल्विन में हो गया 300 के। तो ये और ये एक ही तापक्रम है, एक ही तापक्रम है। ध्यान रहे के में डिग्री नहीं लगाते हैं, जैसे 300 डिग्री के नहीं लिखते हैं, केवल लिखते हैं 300 के। तो 300 डिग्री के नहीं लिखते हैं, केवल लिखते हैं के। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर ये हो गया। तो एक ही तापक्रम है। इसके बारे में 2 बात याद रखिएगा। दिस इज रूम टेम्परेचर। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर कमरे के तापक्रम पर हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस या 300 के है। और जानते हैं विषुवत रेखा का औसत तापक्रम भी विषुवत रेखा के पास का 0 डिग्री ना लैटिट्यूड है ना, 0 डिग्री अक्षांश इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर। तो यहाँ का भी औसत तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मैंने बोला 2 बात आप याद रखिएगा। तो विषुवतीय क्षेत्र का औसत तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे यदि हम आपको बेटा आपको ये बात पूछ लें कि भाई औसत तापक्रम इसका कितना है, ओके, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश का तापक्रम औसत होता है। 2 बात इसके बारे में समझ गए ना। ठीक है, एक और प्रश्न साइंस में पूछा जाता है, साइंस वाला सेगमेंट में, कि स्वस्थ, अगला स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। तो मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर आप लोग देंगे। ये ना दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न का उत्तर मांग रहा हूँ मैं। सो यस, चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। इसके 2 होंगे। सो 98.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही प्रश्न डिग्री सेंटीग्रेड में भी पूछा है बेटा। तो 5वां प्रश्न का सेम ना, ये ऑप्शन इस तरह से आपका 37 डिग्री सेल्सियस, बी 30 डिग्री सेल्सियस, सी 41 डिग्री सेल्सियस, डी यस 27 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम पूछा है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम पूछा है। तो 4 और 5 का आंसर भेजिए तो जरा देखें। यस पूनम, यू ऑल्सो एंड विकी ऑल्सो, क्विक। टेम्परेचर की बात हो रही है तो 1-2 ना एक्स्ट्रा जानकारी आपको
हो जानी चाहिए। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य तापक्रम, परम शून्य तापक्रम। तो क्या आप इसका उत्तर बताएंगे जल्दी, क्विक? 4 और 5 दोनों का बताइए बेटा। पार्टिसिपेट कीजिएगा तो एंजॉय कीजिएगा, ठीक है? हाँ ओके, पूनम हैज़ आंसर्ड। हाँ, 5वें प्रश्न का आंसर करना है पूनम। चलो विकी, आपने कोई भी आंसर अभी तक नहीं किया है, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए जरा इसको सीखिए। तो सबसे पहले स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम आज के बाद कभी गलती नहीं होना चाहिए, दैट इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट is a temperature of a healthy person. 98.4 degree Fahrenheit is the temperature. ओके मधुलता, आपने कुछ आंसर सही दिए हैं, कुछ आंसर आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है? ओके 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको टेम्परेचर में सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। एंड विकी, यू हैव डन बोथ द आंसर्स करेक्ट, सो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो पूनम ने भी पहला आंसर का उत्तर सही दिया है, मधुलता ने भी पहले उत्तर 5वें प्रश्न का उत्तर सही दिया है। गुड, बहुत बढ़िया। सो गुड गोइंग, आप लोग ठीक कर रहे हैं। चलिए एक और टेम्परेचर से क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से उसको भी सीख ही लीजिए, फिर हम लोग पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य भाग में प्रवेश कर लेंगे पुनः एक बार। तो परम शून्य तापक्रम, परम शून्य तापक्रम की पहचान करें। आइडेंटिफाई द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इनमें से 3 4 मैं दे रहा हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 के, 0 के। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है ए, ओनली 3, बी, ओनली 2, सी, 1 and 4, डी, 2 and 4। इसमें से आपको पहचान करना है परम शून्य तापक्रम। ये तो एकदम अवार्ड विनिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसका सही प्रश्न देंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको एक 5 स्टार चॉकलेट अवार्ड दूंगा। कई बार पूछा है कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है? सो वेरी गुड क्वेश्चन रिगार्डिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य तापक्रम। इसका क्वेश्चन नंबर 6 लिख दीजिए, तब ताकि आप जब आंसर भेजिएगा तो 6 करके भेजेंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है? सो क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन आंसर होगा और मुझे विश्वास है कि सभी लोग इसे सही करेंगे। विकी 6 नंबर लिख के भेजो बेटा। हाँ अब ठीक हुआ। 6 नंबर। इसमें ना बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है परम शून्य तापक्रम के बारे में। परम शून्य तापक्रम के लिए थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा देता हूँ ना।
मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें साइंस की क्लास में भूगोल के साथ साथ हो, तो आपके लिए हमेशा के लिए अच्छा होगा ना। यस, मज़ेदार बात है, यस और नो विकी? साइंस से रिलेटेड भी कुछ डिस्कशन क्लास में भूगोल के साथ, अच्छी बात है ना बेटा? पूनम, मधुलता ने बी लिखा, पूनम ने बी लिखा। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग मेरे सामने नहीं हैं, फिर भी चैट की सहायता से ना मुझे लगता है जैसे आप लोग सब मेरे सामने हैं। तो चैट खूब एक्टिव रखिए और मेरे से बराबर इंटरैक्ट कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सबका ना कंप्लीट इंटरैक्शन। मज़ेदार बात है ना बेटा, आप लोग दूर होते हुए भी ना इस बात का एहसास दे रहे हो कि आप लोग मेरे साथ हो ना। मुझे इसी में मज़ा आता है ना, इसी में मज़ा आता है मुझे। चुपचाप आया, क्लास में पढ़ाया और चला गया। नो, आई डोंट लाइक दैट सॉर्ट ऑफ टीचिंग। उस तरह का अध्यापन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, जब आप एक्टिव हो जाते हैं तो मेरे को बहुत मज़ा आने लगता है। ओके, चलिए बेटा इसको सीखिए अच्छे से। परम शून्य क्या होता है? तो परम शून्य तापक्रम होता है, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बन जाता है। इसको हम लोग ना हिमांक बिंदु कहते हैं। हिमांक बिंदु, या दूसरे शब्दों में आइस पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर पानी ना बर्फ़ में बन जाता है। तो ये टेम्परेचर कम होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन जानते हैं बच्चों, आपको इसको ठंडा करते हुए -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे आप इसको ठंडा करते जाइए। और ठंडा करते 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 जब आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएं, तो ये तापक्रम कहलाता है परम शून्य। अर्थात ये जो तापक्रम है बेटा, ये काफ़ी कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। 0 से भी नीचे उतरना है कितना? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज़ फार बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बहुत ही ठंडा, अत्यधिक ठंडा तापक्रम है, अत्यधिक ठंडा है। इस तापक्रम पे, अत्यधिक ठंडा तापक्रम है, इस तापक्रम पे वस्तुएं जल्दी सरवाइव नहीं कर पाती हैं। और अगर आप केल्विन पैमाने पे इसको देखें बेटा, तो केल्विन पैमाने पर इसका मान क्या होगा? तो जब भी आपको सेंटीग्रेड से जाना है, तो x डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप x डिग्री सेंटीग्रेड में जब 273 जोड़ देते हैं, तो ये मान आ जाता है yk ना, दोनों को जोड़ते हैं तो yk आ जाता है। तो इस संदर्भ में अगर आप बताएं बच्चों कि जब आप 273 में -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको 273 से जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0, और अब पैमाना हो गया k। इसका अर्थ है कि 0 k भी परम शून्य है, शून्य होता है एकदम दोनों का मान। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन था, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 k। बहुत सारे विद्यार्थी एक तो सही कर लेते हैं, लेकिन दोनों सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जानकारी का थोड़ा सा अभाव है। तो आप सब देखो, आपका आंसर क्या होगा? डी। तो 6D। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए हैं तो बताएंगे 6 यस, 6 यस। और एक नोट लास्ट में परम शून्य के लिए कि अकॉर्डिंग टू
थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार परम शून्य तापक्रम की प्राप्ति असंभव है। हम लोग इस तापक्रम तक नहीं पहुंच पाए हैं, ना पहुंच सकते हैं। तो परम शून्य तापक्रम की ना प्राप्ति असंभव है। ओके, तो 6 यस लिखना है। अगर आप इसको समझ गए हैं तो मेरे को लगेगा कि ये डिस्कशन सफल हुआ। 6 यस, क्योंकि आज के बाद आप लोग इस प्रश्न को गलत नहीं करना चाहेंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तापक्रम से संबंधित इन सब को आपको याद रखना है। ये कहीं भी भूगोल में भी पूछे जा सकते हैं ना, तापक्रम से संबंधित। तो विशिष्ट बात आपको क्या क्या लिखना है बेटा? तो पहला तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस, दूसरा तापक्रम 5000 डिग्री सेल्सियस, जो आज बात किए हैं उसी को हम लोग लिख रहे हैं। तीसरा तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस, सब एक जगह कर दे रहे हैं। चौथा तापक्रम आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस, लगभग बराबर है दोनों, इसलिए एक साथ रखा है। पांचवा तापक्रम आपको -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 के। ये 5 अगर आपको आ गया तो फाइनल करिए और मुझे बताइए कि 5 यस। एक बार देख लीजिए तो बेटा, इसमें से कौन सा नहीं आया। तो सब कुछ टाइप करेंगे, जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, 5 यस। ओके, सो यहाँ से शुरू करते हैं जल्दी से। तो ये पृथ्वी के ऊपरी भाग का औसत तापक्रम, ऊपरी भाग का औसत तापक्रम, पृथ्वी क्या, ये दोनों का संबंध है पृथ्वी के तापक्रम से, पृथ्वी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ऊपरी भाग का औसत तापक्रम, ये आंतरिक भाग का, आंतरिक माने क्रोड का तापक्रम। 27 डिग्री में दो बात आपको याद रखना है, इक्वेटर का तापक्रम और रूम टेम्परेचर। 98 डिग्री स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम, और ये परम शून्य है, परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो। कभी बताऊँ साइंस पढ़ाऊँगा तो इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से आप सबको बताया जाएगा, ठीक है। सो वेरी गुड। तो इसकी जानकारी बात निकली थी पृथ्वी के बाह्य भाग के तापक्रम से, और ये यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, गुड। चलिए आते हैं आगे, और फाइन। सो अब आइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जानकारी इकट्ठा करते हैं और काम शुरू करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना त्रिस्तरीय है। कुछ एक दो लाइन इंट्रोडक्शन में लिखिए और तब हम लोग इसके आगे का काम जारी रखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना अंडरलाइन। तो परिचय में हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, परिचय, इंट्रोडक्शन। परिचय, गुड। लिखेंगे थोड़ा सा एक पैराग्राफ, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक दूसरे विषय की ओर भी जाने वाले हैं, वो है भूकंप। क्यों, अभी बताते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे बेटा कि
पृथ्वी के आंतरिक भाग ब्रैकेट में क्रोड का तापक्रम अति उच्च होता है। देखिए लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सूर्य के वायुमंडल के तापक्रम के बराबर होता है, जो सूर्य के वायुमंडल के तापक्रम के बराबर होता है, जो सूर्य के वायुमंडल के तापक्रम के बराबर होता है। ठीक है, जो सूर्य के वायुमंडल के तापक्रम के बराबर होता है। यही कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का विश्लेषण हम प्रत्यक्ष प्रमाणों की सहायता से नहीं कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों की सहायता से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें परोक्ष प्रमाणों की सहायता लेनी पड़ती है, जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, डैश देखिए इन्वर्टेड कॉमा में बेटा, भूकंपी तरंगे, भूकंपी तरंगे जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं भूकंपी तरंगे। भूकंपी तरंगों के व्यवहार से, भूकंपी तरंगों के व्यवहार की सहायता से हम पाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, तो साइड में एक डायग्राम बना लीजिए इस तरह से बेटा, अभी लिख रहे हैं, फिर कैसे भूकंप ने बताया कि त्रिस्तरीय, उसको भी समझेंगे। तो पहला स्तर हो गया, दूसरा स्तर हो गया। ठीक है, तो पहला स्तर ये थोड़ा ठोस होता है, ये तरल और अर्धतरल अवस्था में है, और ये हमारा क्रोड है, पुनः ठोस अवस्था में है। तो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय होता है। फाइन, तो डायग्राम बनाना है। पहला स्तर, जो पहला स्तर है आपका फर्स्ट भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट, कभी कभी इंग्लिश टर्म भी आपको लिखना चाहिए। दूसरा स्तर है भूप्रवार, मेंटल, और थर्ड लेयर है, आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में अंदर वाला, भूक्रोड। और तो भूकंपी तरंगों ने हमें ऐसा बताया बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ सिस्मिक वेव्स वी केम टू नो दैट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज 3 लेयर्ड बेसिकली। फाइन, सो पहला जो पार्ट है बेटा, दिस इज ठोस, ठोसावस्था में है। जो भूप्रवार है आपका, ये मुख्य रूप से तरल, अर्ध तरल और तरल, इसको मान लीजिए। पुनः क्रोड है आपका, ठोस की तरह व्यवहार करता है। ये ठोस होता नहीं है, ठोस की तरह व्यवहार करता है। ये ठोस होता नहीं है, ठोस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआती बातें, इंग्लिश वाले विद्यार्थी अगर हैं क्लास में तो जल्दी से लिख लें ना। द टेम्परेचर ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ is very high,
that is about 5000 degrees Celsius, which is similar to temperature of the outer sphere of sun, which is similar to the temperature of outer sphere of sun. सूर्य के बाह्य भाग के तापक्रम के बराबर होता है. फाइन. सो at this high temperature it is really very difficult to have direct evidences which can reveal the internal structure of earth, and this is how we take the help of indirect evidences in which the most important is the seismic waves. Underline this, seismic waves. Fine. The behavior of seismic waves tells us that the Earth's internal has basically 3 layers as shown in diagram below. तो ये आपको बना लेना है डायग्राम नीचे में. तो किसने बताया बेटा? भूकंपी तरंगें. तो एक नई बात आ गई ना भूकंपी तरंगों की. तो भूकंपी तरंगों के बारे में सीखते हैं. इसमें भी प्रश्न कई पूछे जाते हैं. तो साइड नोट में मैंने बोला था साइड नोट हमेशा बॉक्स में जाएगा. तो लेट्स लर्न क्विकली थोड़ा सी बात भूकंप एवं भूकंपी तरंग. भूकंप एवं भूकंपी तरंग साइड नोट बॉक्स में जाएगा. हमने आपको पहले भी बताया है. साइड नोट्स भूकंप और भूकंपी तरंगों का है. सो earthquakes and seismic waves. भूकंपी तरंगे. अभी जो ऑनलाइन विद्यार्थी जुड़े हो इनमें से कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का है तो ज़रा बताना बेटा टाइप करके, या अपना अपना मीडियम एक बार टाइप कर दो फिर मेरे को पता चल जाएगा अच्छे से तो ठीक रहेगा. पूनम, विकी, मधुलता, आप सब अपना अपना मीडियम एक बार टाइप कर दिए बेटा. ठीक है, गुड. ठीक है. हाँ, विकी हिंदी माध्यम से हैं, बहुत बढ़िया. जल्दी चैट पे भेज दीजिए. मैं गुड. मधुलता भी हिंदी से ही हैं और पूनम भी हिंदी से ही हैं. डजंट मैटर. बाद में कुछ विद्यार्थी जुड़ते हैं, देखते हैं. सो इसे बाइलिंगुअल ही रहने दिया जाए तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी. फाइन. सो भूकंप एवं भूकंपी तरंगे. एक क्वेश्चन कीजिए बेटा. हाँ, भूकंप के संदर्भ में उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां ऊर्जा संचित एवं मुक्त होती है? ए अधिकेंद्र, बी आंतरिक केंद्र, सी परिकेंद्र, डी फोकस.
एपिसेंटर, इंग्लिश वाले विद्यार्थी आपके लिए भी ऑप्शन है। द पॉइंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन एंड रिलीज ऑफ एन अर्थक्वेक इज रेफर्ड एज एपिसेंटर, इंटरनल सेंटर, इंटरनल सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर एंड फोकस। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये चूँकि भूकंप और सिस्मिक से हैं तो ये MCQ 1 कर लीजिए इसको यहाँ पे 1। तो इसका आंसर जरा देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबने आंसर किया, फिर गुड। देखिए ध्यान से, चलिए आगे हम लोग साइड नोट प्रारंभ करते हैं और इसका आंसर आप खुद पर देंगे। पृथ्वी के अंदर जो भूपर्पटी है ना बेटा, भूपर्पटी वाले पार्ट में अभी आपको भूपर्पटी पढ़ाया है, थोड़ी देर में स्थल मंडल बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा का संचयन होता है, मान लीजिए, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है ऐसे, और एनर्जी रिलीज की सहायता से होती है बेटा, तरंगों की सहायता से होती है, तरंगों की सहायता से होती है। तो पृथ्वी के अंदर दो तरंगें चलती हैं, एक पी वेव और दूसरा एस वेव। सो पी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंग, और एस को सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग। पृथ्वी के ठीक जहाँ से ऊर्जा मुक्त हुई बेटा, उसके ठीक ऊपर का बिंदु, ठीक ऊपर का बिंदु, यहाँ के ठीक ऊपर का बिंदु सतह पे कहलाता है, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। और जहाँ पे ऊर्जा संचित होती है या मुक्त होती है उसको बोलते हैं फोकस, भूकंपी फोकस। तो फोकस से एनर्जी अचानक से निकलती है बड़े पैमाने पे, और वो ना पूरे दोलन उत्पन्न करती है, पूरा स्थल मंडल को दोलायमान कर देती है और भूकंपी झटके लगते हैं आपको। ठीक है, तो फोकस से ये ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा का संचयन होता है। तो यहीं पे ऊर्जा का संचयन होता है एवं मुक्तिकरण भी होता है ना। सो एनर्जी एक्यूमुलेशन एंड रिलीज टेक्स प्लेस एट सिस्मिक फोकस, भूकंपी फोकस से ऐसा होता है। ठीक है, और धरातलीय बिंदु क्या कहलाता है बेटा, अधिकेंद्र कहलाता है। धरातलीय बिंदु क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। और यहाँ पे ये तरंग इस तरह से चलती है, इसको सतही तरंग कहते हैं। तो 3 तरंगे होंगे बेटा, इसको एल वेव कहते हैं, सतही तरंग, और 2 वेव हो गए यहाँ पे एस और पी। तो पहला तरंग आपको सीखना है पी वेव्स, दूसरा तरंग सीखना है एस वेव, और तीसरा तरंग सीखना है एल वेव। तो 3 प्रकार की भूकंपी तरंगें आपको जाननी हैं। भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला कौन सा हो गया बेटा, सिस्मिक वेव्स, प्राथमिक तरंगें। तो 3 तरंगें हो गई ना। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ 3 भूकंपी तरंगें हैं। पहला पी तरंग, इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंग। इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। दूसरा एस तरंग, द्वितीयक तरंग। सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। ठीक है,
और तीसरा है एल तरंग। एल तरंग, इसको बोलते हैं लव तरंग। लव तरंग, लव वेव्स। तो 3 प्रकार की भूकंपी तरंगें होती हैं ना। 2 पृथ्वी के अंदर गमन करती हैं, एक सतह पे होती हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नंबर 1 और 2 इनको बोलते हैं ना बॉडी वेव्स, काया तरंगे। इनको बोलते हैं, इनके लिए शब्द है काया तरंगे। दीज आर रेफर्ड एज बॉडी वेव्स। और जो तीसरी तरंग है, जो लव तरंग है, इसको बोलते हैं क्या? सतही तरंग। सतही तरंग, ठीक है बच्चों? सो दिस इज रेफर्ड एज सरफेशियल वेव्स। दिस इज रेफर्ड एज सरफेशियल वेव्स। तो 3 प्रकार की भूकंपी तरंगे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में, तरंगों के बारे में और बढ़िया से हम चाहते हैं आपको पढ़ाएं। तो क्या आप तरंगों के बारे में रुचि रखते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए? अगर आपको और बातें सीखनी है तरंगों के बारे में तो ज़रा मुझे बताइए टाइप करके, वेव्स। यस, ये साइंस के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है तरंग विज्ञान, क्योंकि जितनी भी आधुनिक संचार प्रणाली है और बहुत सारी बातें हैं, सभी तरंग द्वारा संचालित होती हैं। और यहाँ भी अभी हमको इनकी विशेषताएं पढ़नी है, तो थोड़ा अगर तरंग के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी रहेगी तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप सब तैयार हैं मानसिक रूप से? तो हम लोग इस विषय को लेके चलते हैं। थोड़ा तरंग विज्ञान आपको कराते हैं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका हम लोगों को भूगोल में कई जगह ज़रूरत है, तो देखा जाए। गुड। तो फिलहाल तो पहले प्रश्न का उत्तर बताइए। अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर फिर से टाइप करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आंसर लिखिएगा। मैं चैट बॉक्स पे आ गया हूँ देखने के लिए कि भूकंप के संदर्भ में उस बिंदु को क्या कहते हैं जहाँ ऊर्जा संचित एवं मुक्त होती है? अधिकेंद्र, आंतरिक केंद्र, परिकेंद्र, फोकस। अब तो कोई भी कन्फ्यूजन रह ही नहीं गया है। आपका गलत ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अब जब भी आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे तो आपका स्वतः ध्यान किसके ऊपर जाएगा बेटा? फोकस के ऊपर जाएगा। तो फोकस इज द पॉइंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन ऑफ एन अर्थक्वेक। भूकंप के संदर्भ में फोकस वह बिंदु होता है, भूकंप के संदर्भ में लिख भी सकते हो एक लाइन, आगे तो पढ़ाएंगे ही, आप अभी लिख सकते हो कि भूकंप के संदर्भ में फोकस वह बिंदु होता है जहाँ ऊर्जा संचित होती है तथा मुक्त होती है। बृहत पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, गुड। सो आइए तो थोड़ी बातें तरंग के बारे में आपको सिखलाएं, ठीक है ना? ओके, सो एक साइड नोट के अंदर साइड नोट चलने वाला है ना। तरंग से क्या समझते हैं? वेव्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, हम आपको एक ऐसे उदाहरण से तरंग समझाएंगे कि क्या होती है तरंग, ये आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाए। आप सब ने बचपन में पानी में एक पत्थर जरूर फेंका होगा कभी ना कभी, यस और नो? और आपने पानी में तरंगों को बनते भी देखा होगा। तो कैसी तरंगें बनती हैं? वे पानी वाली तरंगें इस तरह से हैं बेटा कि मान लीजिए आपने यहाँ पे पत्थर फेंका है, तो इसके चारों ओर ये वृत्ताकार लहरियाँ दिखलाई देती हैं, नहीं बेटा? इधर से हर दिशा में ये जाती दिखती हैं। ठीक है, जवाब देते रहना जिससे मेरे को पता चले कि आप सब समझ रहे हो। ठीक है,
तो ये इनको बोलते हैं सर्कुलर रिपल्स। तो दीज आर कॉल्ड रिपल्स, लहरियाँ। तो ये तो आप सब देखे हो ना बच्चों। पानी में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं वाटर वेव्स की। अभी वेव्स समझने का कि वेव होता क्या है, सबसे आसान तरीका है बेटा वाटर वेव को ध्यान में रखना। ठीक है, तो लहरियाँ बनती हैं। अब मुझे बताओ कि ये जो लहरियाँ हैं, आप जानते हो कि ये इधर की ओर जा रही है, ये इधर की ओर जा रही है, और ना ये दूर ऐसे जाता दिखता है। दिखता है? बिल्कुल सही बात है सर। ओके, मेरे प्रश्न का उत्तर देना जरा कि यहाँ पे किसी एक लहरी के ऊपर मान लीजिए हम एक कागज़ का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा रख दें, तो क्या ये टुकड़ा इन लहरियों के साथ साथ इधर की ओर जाएगा या नहीं? जाएगा या नहीं? और इस प्रश्न का उत्तर सबको देना है। ये क्या है बेटा? दिस इज वुडन ब्लॉक और एक छोटा तिनका है, लकड़ी या कागज कुछ भी है, एक छोटी वस्तु है। ये वस्तु लकड़ी भी हो सकती है, कागज का टुकड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विल इट गो विथ रिपल्स? आप यस या नो जवाब दे दीजिए, हम समझ जाएंगे। जाएगा या नहीं, रिपल्स के साथ जाएगा या नहीं? मेरे को इस प्रश्न का उत्तर चाहिए सबसे, क्योंकि ये बड़ा एक अहम पड़ाव है तरंग समझने का। विकी का मानना है कि ये जाएगा, पूनम आपका, और मधुलता, तीनों का आंसर मेरे को चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए मैं आगे की बात बताता हूँ। जब आप इस लकड़ी को पानी के ऊपर रखते हैं तो आश्चर्य की बात है कि ये जाता नहीं है, नहीं जाएगा। क्या करता है बेटा? ये अपने स्थान पे ही ऊपर नीचे दोलन करता है, इस तरह से ऊपर नीचे इसका दोलन होता है, ये कहीं नहीं जाता है। इसका अर्थ है कि कुछ चीज़ जाता तो आपको दिख रहा है, लेकिन पानी नहीं जा रहा है। अगर पानी जाता हुआ होता तो ये पानी के ऊपर रखा हुआ छोटी वस्तु भी जाती। ठीक है, तो ये अपने स्थान पे ऊपर नीचे दोलन करता है। इसका अर्थ है कि पानी के कण हैं वो भी ऊपर नीचे ऐसे दोलन कर रहे हैं, और इस दोलन के परिणाम स्वरूप पानी में आपने क्या उत्पन्न किया है? लहरियाँ उत्पन्न की हैं। इनको विक्षोभ बोलते हैं, इनको डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। विक्षोभ ये कहलाते हैं, विक्षोभ, डिस्टर्बेंसेस। इस डिस्टर्बेंसेस कहलाते हैं, विक्षोभ कहलाते हैं, और यही विक्षोभ जो हैं ये तरंग होते हैं। तो तरंग हैं। माध्यम के कणों के दोलन से माध्यम में जो विक्षोभ उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें तरंग कहते हैं। कितना बढ़िया डेफिनेशन आया इसकी सहायता से। तो हम लोग इस बात को लिखने वाले हैं समझ के कि तरंग की परिभाषा क्या होगी बेटा? डेफिनेशन, माध्यम कणों के दोलन द्वारा उस माध्यम में दो बातें आप डेफिनेशन में शामिल करेंगे। पहली बात, उस माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है जिसे तरंग कहते हैं। उस माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है जिसे तरंग कहते हैं, और यही तरंग
और ये तरंग क्या करते हैं बेटा, ऊर्जा का वाहक होते हैं माध्यम में ना। ये तरंग ही माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं। ठीक है, अर्थात आगे भी आप लोग लिख सकते हैं, अर्थात तरंग माध्यम में ऊर्जा के वाहक होते हैं। दैट इज waves are means of propagation of energy in the medium. Waves are means of propagation of energy in the medium. ठीक है बेटा, अब देखिए ये माध्यम के कणों के दोलन से ये तरंग होती है। तो कणों के दोलन के आधार पे हम लोग तरंगों को दो भागों में बांटते हैं। तो प्रकार में आ जाइए। अब दूसरा तरंग प्रकार। संक्षेप में इसको समझ लीजिए। तरंग प्रकार दो प्रकार के दो वर्गों में हम लोग विभाजित करते हैं। किसके आधार पर बेटा? माध्यम कणों के दोलन के आधार पे, क्योंकि माध्यम के कणों में जब दोलन होता है तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये बात आपने जल तरंग की सहायता से सीखी। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। एक को बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ और दूसरे को कहते हैं अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, तो ये होता है ट्रांसवर्स वेव, ये होता है ट्रांसवर्स वेव, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो बात मैं बोर्ड पे लिखता हूँ कोशिश कीजिए बेटा आप इसको सबको कॉपी करने की। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगें आपका वाटर वेव इसी का उदाहरण है। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जिस गति से जिस दिशा में तरंग गतिशील होती है तो माध्यम के कणों का वाइब्रेशन लंबवत होता है। ये गति की दिशा है, v वेलोसिटी को इंगित करता है कि दाहिनी ओर तरंग जा रही है। तो ऐसे दोलन तरंग करते हैं, गति दिशा के लंबवत दोलन हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये एंगल कितने का है बेटा? ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो अनुप्रस्थ तरंगों में दोलन कैसा है बेटा? दोलन है गति दिशा के लंबवत। दोलन गति दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, नॉर्मल वाइब्रेशंस होता है। अब वाटर तरंग में आप देख रहे थे कि दोलन किस तरह से था, ऐसे था, ऐसे ऊपर नीचे, और तरंग ऐसे ही जा रही थी। तो देखिए दोलन ऐसे है और तरंग ऐसे जा रही है, तो लंबवत दोलन है। तो लंबवत दोलन है, तो अनुप्रस्थ तरंग है जब दोलन गति दिशा के लंबवत होता है। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, ओके, सो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको आना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख देते हैं, बहुत बढ़िया है क्योंकि इससे प्रश्न कई बार पूछा है कई जगह। सो एग्जाम्पल में कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ वाली होती हैं बेटा। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक all electromagnetic waves
इनको संक्षेप में हम लोग बोलते हैं EMT वेव्स। अब इसमें कुछ प्रमुख है, उनकी सूची बना लीजिए तो हमेशा आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपकी रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंग इसमें शामिल हैं। इसमें आपके विजुअल रेज हैं, दृश्य तरंगे हैं। दृश्य तरंगे इसमें शामिल हैं। कितनी संख्या होती है दृश्य तरंगों की बेटा? तो ये 7 होती है ना। सूर्य किरण वाले विबग्योर, जिसको बैनिया पिलाना कहते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, ये हमें दिखलाई देती हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 हैं इनकी संख्या। सूर्य की किरण में ये 7 रंग होते हैं, इनको दृश्य तरंगे कहते हैं। तो दृश्य तरंगे कैसी होती है बेटा? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल ऐसे ही याद रख लीजिए। और तीसरा है अवरक्त तरंगे, अवरक्त, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इसी का दूसरा नाम होता है ऊष्मा तरंगे, हीट वेव्स। ये अवरक्त तरंगे होती हैं, हीट वेव्स, ऊष्मा तरंगे। तो 3-4 उदाहरण इधर से याद रखिए, ये आपके लिए काफ़ी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है बेटा? कि जो इसमें जो दोलन होता है ना, तरंग की गति के समानांतर होता है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स दोलन करेंगे, आप ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे जो कणों का दोलन होगा वो इस तरह से होगा, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे दोलन है, आगे पीछे दोलन है ना। इसको इंग्लिश में टू एंड फ्रो ऑसिलेशन कहते हैं। तो गति दिशा के ये जो दोलन होता है, इसको बोलते हैं गति दिशा के आगे पीछे दोलन, गति दिशा के आगे पीछे दोलन। सो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन। माध्यम के कण ऐसे 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 दोलन होते हैं। अभी ऐसे ऐसे हो रहा था, अनुप्रस्थ में ऐसे ऐसे, और इसमें ऐसे ऐसे, और इधर ही तरंग भी जा रही होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण बेटा, कई बार पूछा है प्रश्न है, ये ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंग, साउंड वेव्स। इन तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए होता है। इनको गमन करने के लिए, अनुप्रस्थ के लिए माध्यम इज एसेंशियल। बिना माध्यम के ये गमन नहीं करती हैं। तो एक बात और अपने जहन में अच्छे से हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि इनको गमन के लिए माध्यम चाहिए। गमन करने के लिए अनुदैर्ध्य को माध्यम चाहिए, माध्यम चाहिए। इनको माध्यम चाहिए भी और नहीं भी, माध्यम से कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ता है। मे और मे नॉट रिक्वायर्ड, मे और मे नॉट रिक्वायर्ड, माध्यम की बात हम लोग कर रहे हैं। उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे सूर्य से दृश्य किरणें हमारे तक कैसे आती हैं, ऊष्मा किरणें हमारे तक कैसे आती हैं? बिना माध्यम के आ जाती हैं बेटा। तो ट्रांसवर्स वेव्स के लिए माध्यम गमन की नहीं चाहिए, ये चाहिए। यही कारण है कि माध्यम चाहिए ना। चंद्रमा पे या अंतरिक्ष में ध्वनि सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ गमन नहीं होता है, नहीं। यही कारण है कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, माध्यम नहीं है। चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई नहीं देती है। अगर ध्वनि की प्रकृति अनुप्रस्थ होती तो ये भी हर जगह सुनाई देती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सारी तरंगें आप अभी पढ़े हैं, देखे हैं। अब मुझे बताइए, मैं आपको दिखाता हूँ और पूछता हूँ कि एल वेव
पहले तो पी वेव और एस वेव, इसमें से कौन सी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में से आपको चुनना है। तो आइए आपको दिखलाते हैं और आपसे बात करते हैं, तो देखते हैं कि कितने लोग आप इसको सही कर पाते हैं। मैं एक एनिमेशन आपको दूंगा और आपसे पूछूंगा, तो ज़रा बताइए बेटा। ये देखिए, ये जो चित्र आ रहा है ये सिस्मिक तरंगों की प्रकृति को दर्शाने वाला चित्र है, ठीक है। और तीनों प्रकार की तरंगों के दोलन को आप देख रहे हैं। चौथा छोड़ दीजिए, रिलीज वेव, वो जब आईएएस की क्लास लेते हैं उसमें हम समझाते हैं। यहाँ आपके लिए 3 तरंगें काफ़ी। अब बताइए बेटा, ये वाली तरंग में दोलन आपको कैसा दिख रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है या आगे पीछे, ठीक है। ये कौन सी तरंग है, आप देख रहे हैं प्राइमरी वेव्स, ये प्राथमिक तरंगों का मॉडल है। प्राथमिक तरंग पी वेव्स। अच्छा, इसमें दोलन कैसा देख रहे हैं बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आगे पीछे है ना, आगे पीछे है, बस मज़ा आ गया, ठीक है। आगे पीछे है, बस मज़ा आ गया। अब बताइए कि पी वेव्स कैसी हैं, तो आपको टाइप करना है प्राथमिक पी ना, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में एक टाइप करके भेजिए। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, फिर से देखिए इसको, ठीक है। पी तरंगों को आपको टाइप करना है पी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। फिर से देखिए एक बार इसको, ये वाइब्रेशन कैसा दिख रहा है आपको, आगे पीछे या ऊपर नीचे, यस क्विक बताइए कैसा दिखा। यस विकी, बहुत बढ़िया। तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। अगर हमने आपको तरंग नहीं पढ़ाया होता तो आप कभी भी इस बात को नहीं समझ पाते, नहीं बेटा, कि जो भूकंपी तरंगों की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ। मज़ा आ गया, यस और नो। चलिए अब देखिए दूसरे वाला तरंग की, तो ये हो गया, ये तो पक्का हो गया बेटा कि ये लॉन्गिट्यूडनल है। सो प्राइमरी वेव्स हैं लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पे गति के आगे ऐसे ऐसे दोलन हो रहा है, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब आइए अगला वाला तरंग देखते हैं, द्वितीयक तरंगें कैसी होती हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके। सो गुड। द्वितीयक तरंग का मॉडल क्या है, एक धागा बांध दीजिए दीवार से और उसको ऐसे ऊपर प्लग कीजिए। यहाँ पे बताओ बेटा, यहाँ पे ये जो तरंग जाता दिख रहा है आपको, इसमें वाइब्रेशंस कैसा है ना। ये द्वितीयक तरंग का मॉडल आपके सामने था और मैंने होता हुआ दिखाया इसको। तो ये है सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स, नहीं तो यहाँ पे वाइब्रेशंस क्या आप ऐसे देख रहे थे, यस और नो। तो अपना आंसर लिख के बताइए। तो सेकेंडरी वेव्स मुझे लगता है ट्रांसवर्स है, यस और नो। तो द्वितीयक तरंगों की प्रकृति ट्रांसवर्स होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, आप लोग तो ना बिल्कुल एकदम नए अंदाज में सीख रहे हैं भूकंपी तरंगे और फ्लॉलेस सीख रहे हैं, समझ में आ रही है आपको, होता हुआ दिख रहा है, नहीं। दिस इज़ हाउ आई सेड कि पतंजलि में ज्योग्राफी ना, यू कैन फील ज्योग्राफी। यहाँ पे जो हमारा नारा है क्या है बेटा, आप होता देखते हैं। सो यू फील ज्योग्राफी इन पतंजलि।
अच्छा बताओ, ये वाला सेंटेंस सही है या गलत है? अभी तक का अनुभव आपको क्या कहता है ना? यू आर यस और नो? फील होता है कि नहीं, महसूस होता है कि नहीं? क्योंकि फील कब होता है? जब आप चीज़ों को होता हुआ देखते हैं, तो यू फील इट ना, केवल सीखते नहीं हैं, आप फील भी करते हैं। ठीक है बेटे, वेरी गुड वेरी गुड। तो यू ऑल अग्री टू दिस, नहीं? तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पतंजलि लेक्चर डिलीवरिंग। तो दिस इज़ यस, ये आप समझ रहे हैं। और लास्ट वाला एस वेब है बेटा। एस वेब में ध्यान से सीखिएगा और मुझे बताइएगा कि एस वेब आपको समझ में आया कि ये कैसा होगा। देखना है इसके बाद एस वेब का है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ रोक रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ये एरो वाइब्रेशंस दिखाया। अब देखिए, यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है ये बताना है जल्दी से मुझे ना। तो ये तरंगें ना सांप की तरह चलती हैं, ऐसे स्नेकी वेव्स कहते हैं। तो सांप देखते हैं ना, दाएं बाएं वाइब्रेशंस होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और तरंग ऐसे जा रही है बेटा। तो भी इनके बीच का एंगल कितना होगा अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री होगा, यस और नो? तो ये वाइब्रेशन हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन और वाइब्रेशन में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एल वेव भी आपकी कैसी हैं? ट्रांसवर्स हैं। तो लव वेव, लव तरंगे भी ट्रांसवर्स हैं। इस बात से आप सहमत हैं, यस और नो? तो बात ये हो गई। तो आपने देखा बेटा सिस्मिक वेव्स की प्रकृति कैसी हो गई ना? भूकंपी तरंग और इधर प्रकृति। एक बार इसको एक जगह लिख लीजिए, प्रकृति। तो पहला था पी वेव, कैसा है बेटा? अनुदैर्घ्य। एस वेव अनुप्रस्थ। ऐसे लिख के एक साथ रख लीजिए हमेशा के लिए और याद कर लीजिए। तीसरा है एल वेव, एल वेव ये भी अनुप्रस्थ। ठीक है, तो इतनी बात आज सीखिए, खूब अच्छे से सीखिए। और इसके आगे फिर हम लोग ना कुछ और विशेषताएं हैं इन तरंगों की, वो हम लोग ना अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे ना, भूकंपी तरंगों के बारे में। लेकिन आधार आपका ज़बरदस्त बन गया है और आप अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगे पहचानने लगे हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे पहचानने लगे हैं। ठीक है, तो एक एमसीक्यू हो जाए लास्ट में, मज़ा आ जाएगा। यस और नो देखते हैं आप सही करते हैं कि नहीं। और ये कठिन प्रश्न है जो मैं देने जा रहा हूँ, आज का लास्ट एमसीक्यू, एंड वी विल स्टॉप हियर। सो एमसीक्यू थोड़ा कठिन है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। निम्न तरंगों पर गौर करें, लेकिन आपके लिए आसान है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत कठिन है। निम्न तरंगों पर गौर करें। ठीक है, निम्न तरंगों पर गौर करें। पहला ध्वनि तरंग, दूसरा पी भूकंपी तरंग, तीसरा लाल दृश्य तरंग। 3 तरह के तरंग हम आपको दे दिए। साउंड वेव्स, पी सिस्मिक वेव्स, रेड विजिबल रे। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा कि
इनमें से कौन ऑब्लिक कौन which of these is oblique are longitudinal waves, longitudinal हैं, अनुदैर्ध्य हैं। A all, B only one, C 1 2, D 1 3। एकदम सही आंसर चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है MCQ का आज की कक्षा का, और मेरे को विश्वास है कि आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। चलिए फटाफट, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। ओके, सो आज का काम यहाँ पे समाप्त होगा आंसर्स जानने के बाद। बता दीजिए। चलिए देखें किनका उत्तर सही आता है। हाँ, वाह, विकी ने सी आंसर किया। अब तो गलत हो नहीं सकता है, चाहे जो हो, ऐसे प्रश्न आप गलत नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने बेस्ट से सीखा है। सो वेरी गुड, द आंसर इज 1 and 2। ध्वनि तरंग लॉन्गिट्यूडनल, पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल, और लाल तरंग ऑल विजिबल रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये ना ट्रांसवर्स वेव होती हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो एक पूरे क्लास के लिए स्माइली बनता है आप लोग के लिए। आज लास्ट में आपने स्माइली जीता है क्योंकि जितने भी लोग हो क्लास में उन्होंने आंसर सही किया है। सो स्टार एंड स्माइली फॉर द क्लास। ओके, सो एंजॉय। सारा लेक्चर आज फिर से रिवाइज कर लेना और खूब अच्छे से सीखो बेटा। पतंजलि जीजान से आपके साथ लगा हुआ है, मैं डॉक्टर शशि शेखर आपके साथ हूँ ना। एंजॉय किया, वेरी गुड। आप लोग भी स्माइली दे रहे हैं मेरे को। टीचर्स को भी स्माइली मिल रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए तो फिर कल तो संडे, कल हम लोग रेस्ट में रहेंगे, परसों यहीं से शुरू करेंगे बेटा। तो यहाँ से हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे, सिस्मिक तरंगों की सहायता से देखेंगे कि हम लोगों ना कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये मदद करता है। ऑल द बेस्ट, हैव अ वेरी गुड डे, सी यू।
प्रकाश हो रहे हैं।